जय हिंद दोस्तों। हमारे बीएसएफ के एक जवान को गोली लग चुकी है आज बॉर्डर पे। जी हाँ, अब ये गोली बांग्लादेश के साइड से आई है कि वहाँ पे क्या हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वीडियो के रिकॉर्ड होने के टाइम पे नॉर्थ त्रिपुरा में ये हुआ है। क्या ये कोई प्रोवोकेशन है बांग्लादेश की तरफ से? आज हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और स्पेसिफिकली उन्होंने लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा नहीं जहां पे हमने एरियल बम्बार्डमेंट्स की थी। अब उनका इस टाइम पे लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या उन्होंने बात किया आज। इसके साथ साथ आज मिलिट्री रिलेटेड एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। त्रिपुरा के अंदर 1971 में जो बटालियन लड़ी थी ईस्ट पाकिस्तान से, वही बटालियन को अब डिप्लॉय किया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर। ये उस टाइम पे आ रहा है जब हमारे ईस्टर्न कमांड के जीओसी उस रीजन का पूरा टूर करके आ चुके हैं। यहाँ पे हैवी मिलिट्री एक्टिविटी भी रिपोर्ट की गई है, सॉर्टीज वगैरह बढ़ चुकी हैं। तो क्या यहाँ पे चल रहा है इस एरिया के अंदर? लेकिन आज दिल्ली में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो गए बांग्लादेश के जो हाई कमीशन के सामने। इनफैक्ट 800 मीटर दूर था, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई उनके हाई कमीशन के ऊपर हमला हो गया। और बांग्लादेशियों ने भारत के जो एनवॉय हैं उनको समन कर दिया। फिर बाद में भारत ने बांग्लादेश के एनवॉय को समन कर दिया। यहाँ पे चल क्या रहा है? और बांग्लादेश के अंदर तो कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं वो हदी की मर्डर के को लेके। अब हदी जो है, हड्डी जो था जिसको हटाया गया था कबाब में हड्डी को, उसका भाई अब ये बोल रहा है कि भाई उसका हत्यारा तो यूनस की पार्टी का है। जी हाँ, ये भारत की राग की साजिश नहीं है। ये हदी का भाई खुद अब बोलने लगा है कि भाई ये तो उनके इंटरनल पॉलिटिशियंस ने मरवा दिया है, जमात और यूनस के बंदों ने। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यूएस बांग्लादेश के अंदर अब अचानक जाग उठ गया। यूएस क्या कर रहा है यहाँ पे? यूएस एम्बेसी और जयशंकर जी तो भैया आज तो मतलब प्रो विश्व गुरु प्रो मैक्स $450 मिलियन का एड उन्होंने अनाउंस कर दिया आज श्रीलंका के लिए। और एक और विश्वगुरु स्टेप हो गया आज। जो 200 टन से ज़्यादा प्याज जो है वो हमने बांग्लादेशियों को, कंगलों को दिया इस टाइम पे जब वो हमारे ऊपर थूक रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने दिया, बांग्लादेश से ग्रेटफुलनेस का रिएक्शन नहीं आया। अब मैं क्या बोलूं, वहां पे लोग उल्टा उल्टा भारत को बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। इनफैक्ट भारत में, पूरे भारत में आज प्रोटेस्ट हो गए काफ़ी जगहों पे, जो हिंदू की जो जान गई थी उसको लेके। तो बहुत सारे अपडेट्स लेके आए हूँ दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज मैं 2 मिलिट्री रिलेटेड अपडेट्स पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम जियो पॉलिटिक्स पे जाते हैं। बहुत सारे, इनफैक्ट जो मैंने इंट्रो में बोला उससे आगे भी और भी अपडेट्स हैं आज। तो देखिए, हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने आज एक बात बोली है कि भाई भारत को शॉर्ट टर्म एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और भारत इस समय स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस कर रहा है 2 न्यूक्लियर केपेबल एडवर्सरीज के साथ। उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट अभी होगा वो एक हाई इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट होगा और लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उन्होंने ये कहा कि अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, इनके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। ऐसा आज उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में ये बात का कहा। उन्होंने इनकी जो स्टेटमेंट की टाइमिंग अगर आप देखेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि लैंड इज द करेंसी ऑफ विक्ट्री। और उस टाइम पे अब वो बोल रहे हैं कि भाई भारत के 2 जो एडवर्सरीज हैं, एक न्यूक्लियर केपेबल है, दूसरा न्यूक्लियर आर्म्ड है। अब ये क्यों उन्होंने ये 2 वर्ड यूज़ किए पाकिस्तान और चाइना के लिए? देखिए, चाइना जो है एनपीटी का सिग्नेटरी है, पाकिस्तान नहीं है, इसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर केपेबल और न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट का यहाँ पे दिया। लेकिन उनकी मेन यहाँ पे ये था कि भारत को एक लॉन्ग वॉर के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और फिजिकली ऑब्वियसली हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यहाँ पे
होंगी। ये उस टाइम पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जब भारत ने त्रिपुरा में हमारा जो 1971 वॉर में जो बटालियन ने फाइट किया था, मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी थी। जी हाँ, वही सेम बटालियन की जो ट्रुप्स हैं वो मूवमेंट कर चुके हैं त्रिपुरा से। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास वो डिप्लॉय कर दिया गया है उनको। इंडियन आर्मी की माउंटेन डिविजन्स, जो 20th माउंटेन डिवीजन जो है, जो 8th 6th 4th माउंटेन डिवीजन जो है, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बनाने में क्रूशियल रोल किया था, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है। इसको हमारे जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह जी, उन्होंने आज कंफर्म किया है यहाँ पे इस बात को। तो भाई यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट हुई है। और वैसे मैं ज़्यादा चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब पब्लिक डोमेन में है, क्या बोलूँ। तो एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज बढ़ चुकी हैं। अब इससे आगे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन हमारे जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में हमारे जीओसी जो ईस्टर्न कमांड के, उन्होंने दौरा किया था, राइट। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं बॉर्डर के अंदर। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बता दूँ, मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो आज एक बीएसएफ के जवान को आज गोली लगी थी। जी हाँ, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर नॉर्थ त्रिपुरा में, ये यही इलाका है जहाँ पे ये बटालियन अभी डिप्लॉय हुआ है। हमारे ये जो बीएसएफ के जवान को अभी किसने गोली मारा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का दावा था कि भाई ये तो बांग्लादेशियों ने कर दिया है ये चीज़, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं इस समय के वहाँ पे कैटल स्मगलर्स जो थे, उनको ये रोकने की कोशिश कर रहा था। तो ये 97th बटालियन ऑफ बीएसएफ जो है, ये धर्मन नगर सब डिवीज़न जो है, महेशपुर बॉर्डर एरिया में जो है, वहाँ पे इसको गोली लगी है। 2 गोलियां लगी थी वैसे इनको तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है इस समय। तो भाई यहाँ पे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मैं आपको याद दिला दूँ, वैसे बांग्लादेश नेवी ने हमारे एक नाव को उल्टा कर दिया था, 5 मछुआरों को इनफैक्ट तीर से भी मारा था, 2 को। उसकी उनकी जो जान गई, उसके ऊपर अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मीडिया में वो खबर है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो हम बात नहीं करना चाहते? मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑनलाइन सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं आपको बस अपडेट कर रहा हूँ। ये एक एस्केलेशन भी हो सकती है। देखिए, आज बांग्लादेश में जो हमारे सनातनी भाई को जो मार दिया गया था, उसकी हत्या को लेके आज विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रोटेस्ट करा दिए दिल्ली के अंदर, बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर। बहुत बड़ा बवाल हो गया आज तो, मतलब भर भर के लोग आ गए वहाँ पे, और हज़ारों की तादाद में आ गए। और ऐसे नारे लग रहे थे कि हिंदू रक्त की एक एक बूंद का हिसाब चाहिए, और ये वो सब नारे लग रहे थे। और ज़बरदस्त वीडियोस हैं, आपने भी देखा होगा आज। तो यहाँ पे ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, ऐसे सब पोस्टर्स में हुए थे, और थोड़ा बहुत वायलेंट भी प्रोटेस्ट हो गए। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट हुए, तो तुरंत बांग्लादेश ने भारत के जो एनवॉय को समन कर दिया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये 800 मीटर दूर हुए एक्चुअल बांग्लादेश का हाई कमीशन के ऑफिस से, 800 मीटर दूर। और जो कंगलू देश जो हैं, उसके अंदर जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए थे, वो बिल्कुल वो बिल्डिंग के सामने हुए थे। 50 मीटर भी नहीं, 10 मीटर सामने प्रोटेस्ट हुए थे। और यहाँ पे 800 मीटर दूर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो भैया, कंगलू एकदम सेफ है भारत के अंदर, ठीक है। और बेफालतू में उन्होंने आज इंडियन एनवॉय को यहाँ पे समन किया। लेकिन भाई, हमारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने तो भाई दबा के आज प्रोटेस्ट किया, मज़ा आ गया देख के। लेकिन और इनफैक्ट आज प्रोटेस्ट तो आज यहाँ पे भी हुए, कोलकाता में भी हुए, ठीक है। आज इनफैक्ट वहाँ पे एक्चुअली पुलिस ने तो थोड़ा एक लोहे से मारा प्रोटेस्टर्स को, कोलकाता में, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ 18 रिपोर्ट। हिंदू हुंकार पदयात्रा करके एक निकला था वहाँ पे। जम्मू में भी हुआ, बाय द वे। जम्मू के अंदर हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। भोपाल में हुआ, हैदराबाद के अंदर हुआ, मुंबई के अंदर भी हुआ, बाय द वे। इनफैक्ट मुंबई के अंदर तो आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो आज पूरा हिंदू कंसोलिडेशन यहाँ पे भारत में हो चुका है। यहाँ पे आज बहुत सारे प्रोटेस्ट। देखिए, मैं आपको याद दिला दूँ, इस समय अभी तक हमारे गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हेमंत बिश्वा शर्मा जी को छोड़ के दिया होगा कोई 1-8 मिनिस्टर ने, लेकिन जो मेन है अपने, कौन से हैं, जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी, और कौन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें से किसी ने भी बाय द वे ये हिंदू बंदे को मारने के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। दैट इज समथिंग टू नोट। वैसे
आई डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ दिस। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट हुए, कंगलों की फट के मुंह में आ गई। और जो यूनस जो है, उसने अपना जो एक खास आदमी है, उसको भेजा दीपू चंद्र दास के फैमिली को। उसके आई थिंक पेरेंट्स हैं। अभी ये इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट पर फोटोज भी डाले कि उन्होंने बोला भाई हम डीपली कंडोलेंसेस देते हैं, मगरमच्छ के आंसू, यूनस जो बाहर है, कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। हमने हमारा एजुकेशन मिनिस्टर विजिट किया दीपू चंद्र के फैमिली को। बेटा ये दीपू चंद्र जो थे ना, उसको ना लिटरली घसीट के ढाका के पुलिस ने मॉब के हाथों सौंपा था। ठीक है, और ये पूरा वीडियो बाकायदा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ मत यूनुस भाई। भाई तो बोलना नहीं चाहता हूं मैं, मियाँ, वो भी नहीं बोलना चाहिए वैसे तो। और लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज। देखिए, भारत ने चित्तगोंग का जो एम्बेसी है वो बंद कर दिया, वीज़ा देना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन भारत आज भी ढाका, सिलहेट और खुलना, आई थिंक ये 3 जगहों पे वीज़ा दे रहा था बांग्लादेशियों को। जी हाँ, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। और बांग्लादेश ने आज, जब हमने चित्तगोंग का एम्बेसी बंद किया, बांग्लादेश का रिटेलिएशन क्या था मालूम है? उन्होंने तुरंत दिल्ली और सिलीगुड़ी और आई थिंक एक और जगह का, अगरतला शायद, ये 3 जगह पे एम्बेसीज बंद कर दिए बांग्लादेश ने। हमने एक एम्बेसी बंद किया, बांग्लादेश ने 3 एम्बेसी बंद किए। ओके, और हमारे आज भी 3 एम्बेसी चालू है, वीजास दे रहे हैं, फूल जड़ रहे हैं हमारा बांग्लादेश को लेके। खून नहीं खोल रहा आप लोगों का सुन के? ये क्या लॉजिक है? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? ये कौन सा डिप्लोमेसी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज शाम को वॉर कर दो, बाय द वे, वरना आप लोग बोलोगे वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कमेंट में। अरे भाई, वॉर मत करो, बट कम से कम अपनी एम्बेसी तो बंद करो। वो वहां पे आपके 3 एम्बेसी बंद कर रहे हैं उनके, आपने अभी तक वीजा दे रहे हो उनको। शर्म है कि नहीं आपको? लेकिन भाई, आज यूएस का डीप स्टेट एक्टिवेट हो गया। सेरेगी गोर, जो सांप माना जाता है ना, इलॉन मस्क ने उसको सांप बोला, तो ये जो सांप है आज एक्टिवेट हो गया। उसने मोहम्मद यूनस से बात किया, और ये जो सांप है, उसने उसके जो बाकी छोटे सांप हैं ढाका के अंदर, उनको एक मीटिंग करने के लिए बोला। और वहाँ पे ढाका के अंदर इस समय आज एक मीटिंग हुई, अमेरिकन एक्सचेंज एलुमनाई करके एक ये था, अमेरिकन क्लब के अंदर ये मीटिंग हुई ढाका में। अब इस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश के कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया गया, कुछ बांग्लादेश के इलाइट्स को बुलाया गया, और एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऐसा उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाला, ये जो मील था, इसने इट सेलिब्रेटेड अमेरिकन वैल्यूज ऑफ शेयरिंग एंड कम्युनिटी, मेनू दैट हाईलाइटेड द बाउंटी ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर। तो अमेरिकन एग्रीकल्चर का एंगल यहाँ पे उसने क्यों लिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब उसकी जो गंदी भद्दी सी बदबूदार जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, क्या वो बांग्लादेश में डंप करने वाला है वो? क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन एग्रीकल्चर की बात चल रही है यहाँ पे। और यूएस के, और एक बहुत ही सस्पिशियस चीज हुई इस मीटिंग के अंदर। यूएस के जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक्सप्लेन किया, नहीं जी हम तो बांग्लादेश के डोमेस्टिक अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सब यूएस गवर्नमेंट के हाथ में है, ये वो करके डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को ये मीटिंग के अंदर। और ये उस टाइम पे हो रहा है जब यूएस एक नया एम्बेसडर ब्रेंट क्रिस्टनसन करके उसको लेके आ रहा है ढाका के अंदर। जनवरी 2026 में वो ज्वाइन हो रहा है। और अचानक से यहाँ पे अजीब बात क्या है ना, 2024 अगस्त से लेके अभी तक तो यूएस हमेशा बोलता था कि भाई हम बांग्लादेश के अंदर डीपली इन्वॉल्व हैं, मतलब इन्वॉल्व इन द सेंस तख्ता पलट तो नहीं बोलता खुल के, लेकिन वो यूनुस को सपोर्ट करता था ना अगेंस्ट शेख हसीना। आज अचानक जब इतना आग लग गया बांग्लादेश के अंदर, आज यूएस एम्बेसी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हैं, हम डिस्टेंस कर रहे हैं, ये है वो है, जो मगरमच्छ के तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं। और आज ही के दिन सेर्गी गौर ने यूनस के साथ फ़ोन पे बात किया, और एडवांस प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड वाला उसने, एक सांप ने, सेर्गी गौर ने बात किया। बहुत हो गया कंगलू यार, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर पाकिस्तानियों की बात करते हैं भाई। अपना हमारा वेस्टर्न बॉर्डर के में क्या चल रहा है वहाँ पे भी थोड़ा देखते हैं। देखिए वहाँ पे ना आज 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं
ठीक है, वैसे तो 3 है, तीसरा मैं बाद में बोलता हूँ। 2 पहला तो एक तो ये है कि ये जो बंदा है कामरन सईद उस्मानी, जो शहबाज शरीफ के पार्टी वाला बंदा है, यूथ विंग हेड करता है, उसने आज बोला कि भाई अगर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी पे कुछ भी हुआ, मतलब भारत ने बांग्लादेश पे हमला किया, तो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है। अबे साले अनपढ़ जाहिल ने शायद ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है मतलब पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल रीच करेगा बांग्लादेश तक? अरे आज तक हरियाणा को तो क्रॉस नहीं कर पाया यार, हमने शूट डाउन कर दिया फतेह मिसाइल वहाँ पे। तो उसने बोला कि भाई अगर भारत बांग्लादेश को अटैक करता है, ईविल आई डालता है, तो पाकिस्तान के लोग साथ में हैं, और जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो बांग्लादेश के साथ में है, ऐसा सब उसने आज बोला। लेकिन भाई आज तो असली चीज़ तो कुछ और ही हो गई पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो पाकिस्तान के अंदर जमात उलेमा ए इस्लाम जो है, JUIF, जो देवबंदी लोग हैं, मतलब हमारे भारत में भी जो देवबंदी हैं यूपी में, उनसे लिंक रखते हैं ये ग्रुप, KPK के अंदर होते हैं ये अफगानी ही है एक तरफ से, लेकिन KPK में प्रो पाकिस्तान फैक्शन है ये लोग। मतलब एंटी तालिबान तो नहीं बोलूँगा, सब लोग सिंपथाइज करते हैं उनसे, लेकिन एक तालिबान का गुट अलग है और ये थोड़ा अलग है इनका हिसाब किताब। तो इन्होंने आज ये बोला, सॉफ्ट कॉर्नर है हाँ तालिबान के साथ, लेकिन उनके प्रॉपर ग्रुप में नहीं है। तो इन्होंने आज एक स्पीच में कहा कि उसका जो लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, उसने ये बोला कि भाई आसिम मुनीर बोलता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मैं अटैक करूँगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो इस्लामाबाद के अंदर या जो भी बाकी पाकिस्तानी सिटीज़ में अटैक कराते हैं। तो उस लॉजिक से भारत को भी मुरीद मुरीद और बहवालपुर में अटैक करने का हक है। जी हाँ, ये एक्चुअली बोला है, ठीक है, जमात के लीडर ने बोला है पाकिस्तान के अंदर कि भारत को बहवालपुर और मुरीद में अटैक करने का हक है, क्योंकि आसिम मुनीर भी वही कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। वैसे उसने ये बात भारत को के ऊपर प्यार है इसलिए नहीं कहा है, उसको तो एक पॉइंट स्कोर करना था आसिम मुनीर के सामने, टॉन्ट मारा उसने। लेकिन आप एक अजीब सी बात आज हुई है यहाँ पे। और उसने ये भी बोला इस वीडियो के एंड में कि देखो जी, आसिम मुनीर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, 18 साल से पहले कोई शादी भी नहीं कर सकता, ऐसा आसिम मुनीर अब बोल रहा है, वो ऐसा रूल लेके आएगा। वो बोलता है बच्चा भी नहीं कर सकते ये वो। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुट है इस समय पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल हैं, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं आसिम मुनीर को लेके। आसिम मुनीर ने उनसे जिहाद डिक्लेयर करने का भी हक ले लिया, छीन लिया, और बोला कि भाई सिर्फ मैं ही डिक्लेयर कर सकता हूँ, मतलब स्टेट ही डिक्लेयर कर सकता है। तो यार ये लोग करेंगे क्या? फतवे भी नहीं दे सकते अब तो। एनीवेज, वापस कंगलों पे आते हैं। फटाफट मैं एक अपडेट दे देता हूँ। हदी का भाई अब ये बोल रहा है कि भाई इसको तो गवर्नमेंट के लोगों ने ही मारा है। ठीक है, तो इतना बखेड़ा क्रिएट करने के बाद, इतना राइट्स करने के बाद पिछले 3-4 दिन, ठीक है, इतने सारे जो रेडिकल्स वहाँ पे भारत को गाली देने के बाद, अचानक अब ये NCP पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भाई हदी को तो इंटरनल पॉलिटिकल किलिंग्स हुई है उसके अगेंस्ट। तो आप सोचो यहाँ पे कितने बड़े चोमू हैं ये जो कंगलू हैं, एक नंबर के चोमू हैं, जोकर्स हैं, इनफैक्ट दे आर इडियट्स। और ये जो आई थिंक लेडी है, मैंने इसको वीडियो में देखा था, ये बोल रही थी ना कि 200 साल पुराना जंग है, भारत के खिलाफ लड़ेंगे, ये है वो, रो रही थी ना 2 दिन पहले। आज इसी का भाई बोल रहा है कि ये भारत ने नहीं करा है, ये तो यूनुस के लोगों ने करा है। तो कितनी बड़ी गधी है ये भी, और ये लोग सब कितने बड़े इडियट्स हैं। और ओहो, आज विश्व गुरु प्रो मैक्स एक्टिवेट हो गया, लेजर आइज एक्टिवेट हो गए जयशंकर जी के। आज श्रीलंका को $400 मिलियन हमारा जो टैक्स का पैसा है वो दे दिया, स्वाहा। और जो ये श्रीलंका का प्रेसिडेंट है उसने थोड़ा बहुत, अभी इतना पैसे दे रहे हैं तो भाई फोटो वोटो खिंचाएंगे, थोड़ा मस्का वगैरह लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत खुश करने के लिए जयशंकर जी को वहाँ पे एक ब्रिज का इनॉग्रेशन के लिए लेके गए। ये ब्रिज था, और मज़े की बात यह है कि ये ब्रिज भी इंडियन आर्मी ने ही बनाया, ऑपरेशन सागर बंधु। तो हमने ही जो ब्रिज बनाया उसी का इनॉग्रेशन करने के लिए श्रीलंका का प्रेसिडेंट जयशंकर जी को वहाँ पे जाके खुश करा दिया। $450 मिलियन भी दो,
ब्रिज का इनॉग्रेशन भी करो, वो भी वो ब्रिज जो हमने बनाया है, मस्त वहां से आ जाओ। जय हो विश्व गुरु की। और ये तो खबर सुन के आपका तो मतलब, अगर आप, आई डोंट नो आपका रिएक्शन क्या होगा। भारत ने आज 200 टन प्याज भेजा बांग्लादेश को। अब आप बोलोगे ये तो पहले का डील है, हमको एग्रीमेंट ऑनर करना पड़ेगा, ये है वो है, राइट। और जैसे ही ये डील हुआ, बांग्ला कंगलुओं का जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये देखो इसकी शक्ल देखो, ये बोलता है बांग्लादेश सेपरेट्स ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स इन मैनेजिंग टाइज विद इंडिया। अबे तू है कौन बे? ये बोलता है वो होता कौन है? और वाई आर वी सेंडिंग देम दिस? वो लोग तो करेंगे ना सेपरेट, क्योंकि वरना वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज एक और रिपोर्ट भी आई है कि बांग्लादेश के अंदर उल्फा जो है वो नए बेसिस सेटअप कर रहा है। जी हाँ, हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है, एक टाइम पे जब बीएनपी पावर में रहा करती थी, उस टाइम पे एक्टिव थे। शेख हसीना जब आई, उसने इनको उखाड़ फेंका था 2009 के बाद में। अब माना जा रहा है वापस बीएनपी पावर में आएगा तो इनको वापस रीएक्टिवेट करने का मौका दिया जाएगा। तो भाई ये तो रुके ही नहीं है। ये अभी माना जा रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी रेकी करना स्टार्ट कर दिया है सिलहट और बहुत सारे इलाकों के अंदर। और भैया आज तो हमने नोटैम कैंसिल कर दिया 23rd को जो था। तो अब तो आई थिंक आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितने नोटैम्स कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बे ऑफ बंगाल का पता नहीं कब K4 मिसाइल की टेस्टिंग होगी, K5 मिसाइल की टेस्टिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोगों को अरेस्ट किया, जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे ये। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। देखिए इसका मतलब ये हमें बताता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो चाइना के लिए जासूसी कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ईटानगर में पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। ये कुपवारा के थे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से शेयर कर रहे थे। और पाकिस्तान में गया तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन चीनियों को चला जाएगा। तो मेजर ब्रेक थ्रू है यहाँ पे। अ, इन और एक पूरा स्पाई रिंग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो ईटानगर में एक अलर्ट जारी कर दिया है कि भाई इस समय जासूसी वगैरह कर रहे थे। देखिए जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाली होती है तो पहले हमें जासूसी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। देखिए मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट मैंने 10 मिनट बात किया था इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा टच अपॉन करना चाहता हूँ आज वापस। ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ साइन करने का डिसीजन लिया है एज ऑफ नाउ, जो लग रहा है कि वो साइन हो जाएगा। देखिए भारत के लिए ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, मैंने कल भी आपको बताया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान के 8 इस्लामिक देशों के साथ नेगोशिएशंस चल रहा है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का। सऊदी अरेबिया के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है। और रशिया, मैंने आज दोपहर को वीडियो बनाया था, रशिया ने कैसे बांग्लादेशियों को वार्निंग दिया है। अब बहुत लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करेगा तो भारत का भी तो रशिया के साथ रेलोस एग्रीमेंट है। लेकिन मैं आपको बस वापस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो मैंने दोपहर को भी कहा था एक और बार, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, कि 1971 में इंडिया का, भारत का सोवियत यूनियन के साथ एक पीस एग्रीमेंट था जिसमें आर्टिकल नंबर 9 में लिखा था कि अगर भारत पे हमला होगा तो रशिया मदद करेगा। रशिया पे हमला हुआ तो भारत मदद करेगा। वो आर्टिकल 9 के ऊपर रशिया ने अपने वॉरशिप्स भेजे थे। लेकिन अभी ये जो रेलोस है वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, वो डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। और मान लो पुतिन को भेजना भी है, वो भेज भी देगा, वो तो डिसीजन तो वही लेता है। लेकिन इस समय रशिया बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। मतलब 4 साल से लड़ रहा है, उसके S-400 की बैटरीज मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी ठप पड़ चुकी है। और अब रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और नेटो के जो ऑफिशियल्स हैं वो यूक्रेन को बोल रहे हैं कि आप रशिया के S-400 के जो फैक्ट्रीज हैं रशिया के अंदर उसको टारगेट करो। जी हाँ, ये रिपोर्ट आई है, आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी है कि यूक्रेन जो है वो रशिया के S-400 जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। देखिए S-400 ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में मैन्युफैक्चर होता है, ये कोई गारमेंट नहीं है। वो अलग अलग जगहों पे उसके कंपोनेंट्स बनते हैं और असेंबल भी बाय द वे अलग अलग जगह पे होते हैं, एक जगह पे नहीं रखते, क्योंकि उनको भी पता है स्ट्राइक्स हो जाएंगे। तो यूक्रेन इस समय एक प्लान बना रहा है नेटो के साथ मिलके कि रशिया के S-400 के जो भी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है उसको हिट करे। और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मतलब भारत का S-400 के सप्लाईज यहाँ पे थ्रेट पे है। और इसलिए
पुतिन के विजिट में भारत ने रशिया के साथ को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग की डील्स की हैं सीक्रेटली, ऐसा माना जाता है। तो ऑफ द शेल्फ परचेजेस रशिया के साथ इस समय क्वेश्चनेबल है। सुखोई 57 का डील अगर हम कर भी लेंगे तो भी रशिया क्या डिलीवर कर पाएगा हमको टाइम में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस समय। तो इन हालातों के अंदर हम, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साइड में से अगर होता है और चाइना भी गलती से अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो रशिया का कितना उसमें सपोर्ट रहेगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क इस समय है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क है इस समय। इंटेंट से कुछ नहीं होता ना, पुतिन के चाहने से कुछ नहीं होता। पुतिन अगर चाहेगा वो बोलेगा यार दे दो इनको 50 S-400, क्या फ़र्क पड़ता है, बट उसकी देने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। तो इस टाइम पे भारत को घेरा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इशू तो यहाँ पे ये है, और सामने हमारे जो दुश्मन है, देखिए आप अभी ये बोलोगे कि पाकिस्तान के पास भी तो सिर्फ 25 स्क्वाड्रन है, उसमें से ऑपरेशनल तो 20 भी नहीं है। सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए उनकी जो सप्लाई चेन्स जो है ना वो टर्की से आएंगी, अजरबैजान से आएंगी, अनलिमिटेड सप्लाई चेन है उनके पास। इनफैक्ट आई वोंट बी सरप्राइज कि कभी गलती से यूएस ना भेज दे। यूएस को डायरेक्टली भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं भेजने के लिए वेपन्स, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके पास पूरा वेस्ट का वेपन्स होगा, और ऊपर से चाइना वेपन्स देगा वो अलग, राइट। और भारत का अभी फ़िलहाल जो डिफेंस का इकोसिस्टम क्या है, रशिया, फ्रांस और खुद का मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत का। खुद का मैन्युफैक्चरिंग भारत का, जो अपना टैंक्स के गोले हैं वो भारत खुद ही बनाता है। हमारी जो बंदूक की गोलियां हैं वो भी मस्त हम ही बनाएंगे, हम ही ठोकेंगे। लेकिन मिसाइल्स में आज भी डिपेंडेंसी है। मिसाइल के बहुत सारे कंपोनेंट्स, ड्रोन्स, और आज हमारे जो सीडीएस जी हैं उन्होंने एक लंबा वॉर की बात की है, लैंड बेस्ड वॉर की बात की है। तो अगर बांग्लादेश को गाज़ा बनाना है हमें, तो उसके लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए क्या इस समय हमारे पास वो है। बोलने में ले अच्छा लगता है सोशल मीडिया में कि चलो आज शाम को ही चालू कर दो कोई कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना बेटा, अगर आप फट्टे में आप अड़ाओगे ना, टांग डालोगे ना, तो बाद में उसका जो कहाँ वो एंड अप होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो 5 साल बाद बांग्लादेश और स्ट्रांग बन जाएगा मिलिट्रीली, राइट। 5 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, मतलब 6-8 महीने के अंदर और डिलीवरीज हो जाएंगी। ये जो कार्गोस चल रहे हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर, आपको याद है ना मैंने बताया था पिछले 1 साल से कोई चेकिंग नहीं हो रही है पाकिस्तान से जो भी कार्गो आ रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब उस कार्गोस के अंदर ड्रग्स हैं, वेपन्स हैं, बंदे हैं, टेररिस्ट्स हैं, किसी को नहीं पता। तो देर इज़ अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे। तो तैयारी की जा रही है, सीक्रेट प्लेन्स लैंड हो रहे हैं। जॉर्डन से भी अभी एक मिलिट्री कार्गो प्लेन लैंड हुआ ढाका के अंदर। चाइना का एक कार्गो प्लेन अभी रिसेंटली लैंड हुआ कराची होके ढाका के अंदर, राइट। मिलिट्री कार्गो प्लेन क्यों लैंड हुआ, सोचो आप ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं कोई बहुत आगे का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 6-8 महीने के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो हमें कुछ हर्ट कर सकते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, बट ये है कि हमारे रिसोर्सेज और हमारा फोकस एग्जॉस्ट कर सकते हैं। उनको ठोकना है तो उसके लिए कुछ तो लगेगा ना, गोला बारूद, और हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं। और इसलिए पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए भारत ने भी अभी चेनाब और झेलम नदी का पानी थोड़ा बहुत रोका है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बाय द वे भारत ने भी अभी गेम खेला है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे अगले वीडियो में डिटेल में। लेकिन भारत ने अभी गेम किया है। पिछले 2 हफ्ते से भारत ने इंडस वाटर में खलबली कर दिया है, और पाकिस्तानी जो हैं मजबूर होकर वो स्टेटमेंट देने लगे हैं कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, ये वो। तो भारत अभी इस समय टोचन दे रहा है पाकिस्तान को। अब वो क्यों कर रहा है भारत इस समय, क्या भारत एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान कुछ करेगा और फिर बूम बूम गेम करेगा भारत? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। डोंट, बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट्स में लिखते हो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ ना हो, मैं भी ऐसा गारंटी कार्ड थोड़ी दे रहा हूँ कि कुछ तो होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, आपको बता के नहीं होगा, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। सरप्राइजेस मिले हैं इससे पहले। तो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कल मैं और कुछ बाय द वे बॉर्डर पे डेवलपमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि भाई वो क्या कैसे
मैं ये शेयर करूं, तो कल वापस हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले कुछ दिनों थोड़ा चैनल का रीच कम होते हुए लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आप लोग अगर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो वो इंश्योर करेगा कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी रिपोर्ट्स लेके आने के लिए। बाय द वे, मैं ट्विटर पे हूँ, आप लोग मेरे एक्स अकाउंट को जाके फॉलो कर सकते हैं। और मैं लाइव पे भी आने का प्लान कर रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूँगा इस हफ्ते, एक छोटा सा सेशन होगा। तो बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।